ये है केपलर 452 और ये है टैबीज स्टार। दोनों ही स्टार्स लगभग सेम शेप और सेम टाइप के हैं और यहाँ तक के अर्थ से सेम दूरी पर भी हैं। येट ये जो टैबीज स्टार है ना, ये यहाँ पर हमें डिम दिखाई दे रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चेंज इस सितारे में सिर्फ पिछले ही कुछ सालों में आया है। अब जैसे आपको पता होगा, साइंटिस्ट मोस्टली ऐसे ही अननेचुरल और अनएक्सप्लेन्ड हालातों में डिम हो रहे स्टार्स की तलाश में रहते हैं, क्योंकि इनसे दो अहम बातें पता चलती हैं। एक तो हमें स्पेस के नए और अनदेखे इवेंट्स के बारे में पता चलता है, और दूसरा एक पॉपुलर थ्योरी के मुताबिक अगर कहीं कोई एडवांस सिविलाइजेशन रह रही है तो ऐसे डिम स्टार्स उनकी पहचान का एक सबूत हो सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल है कि स्टार की एनर्जी चूसने के लिए किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन ने इसे एक मेगा स्ट्रक्चर डायसन स्फीयर से कवर किया हो। नाउ यू नो व्हाट्स द वियर्ड पार्ट। साइंसदानों को टैबीज के केस में ऐसा लगता है कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई मीन एक पूरे स्टार को ढक सके इतना ह्यूज मेगा स्ट्रक्चर बनाना किसी सिविलाइजेशन के लिए पॉसिबल भी है क्या? क्योंकि किसी भी स्टार के सामने इसके इर्द गिर्द घूम रहे प्लैनेट्स ऑलमोस्ट एक डस्ट के पार्टिकल जितने छोटे होते हैं। इनफैक्ट अगर हम हमारे सूरज के ही इर्द गिर्द एक डायसन स्फीयर बनाने जाएं तो उसका साइज इतना बड़ा होगा कि उसका रेडियस हमारी अर्थ के ऑर्बिट तक चला जाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज, आखिर कोई सिविलाइजेशन इतने बड़े स्ट्रक्चर के लिए रिसोर्सेज कहाँ से लाएगी? और सपोज अगर फ्यूचर में हम ऐसा ही कोई अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाना भी चाहें तो हमें क्या क्या इंजीनियरिंग और टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आएंगी? क्या इन्हें ओवरकम कर पाना पॉसिबल भी हो पाएगा? वेल, इन्हीं सारे फैसिनेटिंग सवालों का सेंस बनाने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर किसी स्टार को आर्टिफिशियली मैन मेड स्ट्रक्चर से ढकने का इतना फार फेस्ट आइडिया पैदा ही कैसे और किन हालातों में हुआ। क्योंकि देखो, आज से 600 साल पहले लियोनार्डो डा विंची ने भी जब एक वर्किंग हेलीकॉप्टर का पोर्ट्रेट बनाया था तो भले ही उस वक्त किसी भी तरह के प्लेन्स नहीं थे, पर एटलीस्ट उस वक्त परिंदे तो थे जिन्हें वो अक्सर पंख फड़फड़ा कर उड़ते हुए देखा करते थे। लेकिन डायसन स्फीयर के केस में तो हमारे आसपास ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। और इसीलिए मैं अगेन पूछता हूँ कि आखिर इस आइडिया के पीछे का इंस्पिरेशन क्या रहा होगा, और जिसे भी आइडिया पहली बार आया उसने क्या सोचकर इसे लोगों के सामने रखा होगा। तो देखो, मिड 1950s तक ना सैटेलाइट्स की बैटरीज आमतौर पर ज़मीन पर चार्ज की जाती थी, और एक बार अगर वो ड्रेन हो जाए तो टेक्निकली उस सैटेलाइट को डिस्पोज कर दिया जाता था और स्पेस जंक या डेब्रिस का वो हिस्सा बन जाती थी। लेकिन फिर साल 1958 में नासा ने दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया कॉल्ड वैनगार्ड 1, जो सोलर पैनल्स के ज़रिए अपनी बैटरीज को स्पेस में ही चार्ज कर सकता था। अब हालांकि ये लॉन्च डायसन स्फीयर के आइडिया से डायरेक्टली कहीं पर भी रिलेटेड नहीं था, लेकिन इस लॉन्च के दौरान नासा के एक साइंटिस्ट फ्रीमैन डायसन के मन में एक बहुत ही वियर्ड सा सवाल आया। व्हाट इफ हम इंसानों ने इन सैटेलाइट्स की ही तरह पहले तो सूरज के इर्द गिर्द सोलर पैनल्स को लॉन्च कर दिया, दूसरा इन सभी सोलर पैनल्स को कनेक्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाया, और फिर तीसरा स्टेप इस स्फीयर के जरिए सूरज की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि उस टाइम साइंटिस्ट अच्छे से ये जानते थे कि सूरज की टोटल एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ आधी एनर्जी ही ज़मीन की सतह तक पेनिट्रेट हो पाती है, और इसमें से भी हमारे मॉडर्न सोलर पैनल्स सिर्फ 20% एनर्जी को ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। सो इवन एट करंट एफिशिएंसी सूरज को चारों तरफ से चूसना हमें एटलीस्ट 5 से 10 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता था। एंड इतनी ज़्यादा एनर्जी का मतलब क्या होता है? वेल, इतने एनर्जी से हम पूरी ज़मीन को 1 ट्रिलियन ईयर्स के लिए बिजली दे सकते थे। और यही वो वजह थी और यही वो दौर था जब फ्रीमैन के दिमाग में इस फार फेस्ट आइडिया ने पहली बार जन्म लिया। अब ऑब्वियसली यह आइडिया अगर इतना फ़ायदेमंद है तो एक पॉइंट पर जब हमें ज़मीन पर पड़ती सूरज की एनर्जी कम लगने लगेगी तो हमें शायद इस आइडिया को यूज़ करना पड़ेगा। और क्या अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि कोई हमसे भी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन इसे ऑलरेडी यूज़ कर रही हो? सो ग्रेट, यानी कि किसी एक स्टार के अराउंड डायसन स्फीयर या ऐसे किसी स्ट्रक्चर का डिटेक्ट होना इस सोलर सिस्टम में एक एडवांस सिविलाइजेशन की प्रेजेंस को शो कर सकता है। और यही वो दूसरी वजह थी कि फ्रीमैन डायसन का ये डायसन स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट बिकेम अ ह्यूज ब्रेक थ्रू ऑफ दैट टाइम। और इन दिनों इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म को ढूंढना जैसे उस टाइम के कॉस्मोलॉजिस्ट का एक ऑब्सेशन बन गया था। यानी कि अब तक जो सभी कंट्रीज
एलियंस की खोज में बस अंधेरे में तीर चला रहे थे, अब फ्रीमैन के इस आइडिया की वजह से उन्हें एक डायरेक्शन मिल गया था। अब उन्हें खुले यूनिवर्स में सिर्फ यही ढूंढना था कि कौन से स्टार्स हद से ज़्यादा डिम हो रहे हैं और कौन से स्टार्स नॉर्मली डिमडिमा रहे हैं। एंड फाइनली कई सालों की खोज के बाद 2015 में नासा को एक ऐसा स्टार मिला जिसकी ब्राइटनेस हद से ज़्यादा कम थी। सो क्या इसके पीछे किसी एलियन सिविलाइजेशन की तरफ से बनाया गया एक डायसन स्फीयर हो सकता है? इससे पहले हमें इस थ्योरी को स्ट्रांगली एनालाइज करना होगा और हमें स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स और एविडेंसेस लगेंगे कि क्या डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर को बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। लेट्स से आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम हाइपोथेटिकली इसे बनाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग के हिसाब से फ्रीमैन का मॉडल एकदम इम्प्रैक्टिकल है। दरअसल आर्मस्ट्रॉन्ग कई सालों से इंसान कैसे ज़मीन के अलावा बाकी जगहों को कॉलोनाइज कर सकता है इसके अलग अलग सॉल्यूशंस पर काम कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने फ्रीमैन के डायसन स्फीयर के डिज़ाइन को भी स्टडी किया और तब उन्हें एहसास हुआ कि इस डिज़ाइन में दो मेजर फ्लॉज हैं। पहला, इतना ह्यूज स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कम से कम जुपिटर के मैस जितना तो सिर्फ मटेरियल लगेगा, और अगर आपको ये कितना मटेरियल है इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा तो लेट मी रिमाइंड यू, जिस गोले पर आप खड़े हो और आप इसके एक डायरेक्शन में दूसरा किनारा नहीं देख सकते हो, इस अर्थ के साइज़ के 1300 प्लैनेट्स एक जुपिटर में फिट हो सकते हैं। और दूसरा मेजर फ्लॉ, अगर गलती से भी इस स्फीयर के एक भी पार्ट से कोई एस्टेरॉयड टकराया तो पूरा स्ट्रक्चर डिसबैलेंस होकर पलक झपकाते ही सन में गिर जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आर्मस्ट्रॉन्ग का ये एनालिसिस डायसन स्फीयर के आइडिया के लिए एक मेजर सेटबैक था, बट नॉट कम्प्लीटली, क्योंकि सेटबैक से कमबैक का रास्ता भी उन्होंने ही दिया। फ्रीमैन के आइडिया को पूरी तरह से खारिज करने के बजाय आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसे सॉल्व करने के लिए एक नया डिज़ाइन बनाया जो इंडिविजुअल और सेपरेट सोलर पैनल्स की मदद से सन की पूरी एनर्जी को प्रैक्टिकली निचोड़ सकता था। इस मॉडल को उन्होंने नाम दिया डायसन स्वॉर्म। बेसिकली आर्मस्ट्रॉन्ग के हिसाब से हम पूरे सन को कवर करने के बजाय सिर्फ कुछ ही एरियाज़ में सोलर पैनल्स लगाकर वहां से सन की पूरी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस नए स्ट्रक्चर के मुताबिक 1 करोड़ सोलर पैनल्स इंडिविजुअली रिंग्स के रूप में सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे। इन सोलर पैनल्स का मेजर एरिया रिफ्लेक्टर से कवर होगा और वो फिर आगे सनलाइट को सोलर सेल्स पर डायरेक्ट करेंगे ताकि इससे एनर्जी जनरेट हो, और फिर इस पूरे एनर्जी को माइक्रोवेव रेडिएशंस में कन्वर्ट करके वो ज़मीन की तरफ बीम्स के रूप में भेजेंगे। अब स्पेसिफिकली यहाँ पर माइक्रोवेव रेडिएशंस इसीलिए क्योंकि सिर्फ विजिबल लाइट, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स ही ज़मीन के एटमॉस्फेयर को पार कर सकते हैं, और उनमें से रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और अगर ऐसे में एनर्जी ट्रांसमिशन रेडियो वेव से हुआ तो कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस के प्रॉब्लम्स आएंगे, और विजिबल लाइट तो एटमॉस्फेयर में आते ही स्कैटर हो जाती है, तो इस स्पेक्ट्रम के ज़रिए एनर्जी को भेजना कोई सेंस नहीं बनाता, और इसीलिए माइक्रोवेव्स को चुना गया। डायसन स्वॉर्म से आ रही एनर्जी माइक्रोवेव रेडिएशंस के रूप में ज़मीन पर आएगी, जिसके बाद इन रेडिएशंस को दोबारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी में तब्दील करके उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस पूरे डिज़ाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर कोई एस्टेरॉयड किसी सोलर पैनल से टकरा भी जाता है तो सिर्फ वही सोलर पैनल डिस्ट्रॉय होगा और ना कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आर्मस्ट्रॉन्ग के एक छोटे से चेंज ने इस डायसन स्फीयर के एक मेजर फ्लॉ को एलिमिनेट कर दिया। बट स्टिल ये बिल्कुल इसी तरह हो गया कि आपने खोता रेडी बनानी है और खोता पहले लेने के बजाय आप पहले रेडी ले लो, क्योंकि डायसन स्वॉर्म से एनर्जी ज़मीन पर लाने से भी पहले का क्रूशल स्टेप होगा इन 1 करोड़ सोलर पैनल्स को कैसे बनाकर स्पेस में भेजा जाए। इतने बड़े मेगा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लगने वाले रिसोर्सेज आखिर हम कहाँ से लाएंगे। सो आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब डायसन स्वॉर्म बनाने के लिए लगने वाले मटेरियल्स का मैस कैलकुलेट किया तब उन्हें पता चला कि भले ही वो छोटे छोटे सैटेलाइट्स का एक रिंग बना रहे हों, फिर भी इसे बनाने के लिए लगभग डायसन स्फीयर बनाने जितने ही मटेरियल्स लगेंगे, और अगर हमें इतने मटेरियल्स चाहिए हैं तो हमें मरकरी और मार्स से मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें सोलर पैनल्स का कंस्ट्रक्शन सेटअप इन दोनों प्लैनेट्स पर ही डेवलप करना होगा। साथ ही वहां पर पैनल्स को बिल्ड करने के बाद इन्हें डायरेक्टली सन की तरफ लॉन्च करने के लिए रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी सेटअप करना पड़ेगा, विच मीन्स इन शॉर्ट ये पूरा प्रोसेस हम इंसानों के लिए सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब हमारे लिए दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर रहना किसी दूसरे मुल्क में जाकर रहने जितना सिंपल हो जाएगा।
क्योंकि सिर्फ उसी केस में हम वहाँ पर डायसन स्वार्म को बनाने के और लॉन्च करने के सेटअप्स इस्टेब्लिश कर पाएंगे। और कई साइंसदानों का तो ये कहना है कि इस लेवल तक पहुँचने के लिए ह्यूमन सिविलाइजेशन को लगभग 1000 सालों का वक्त लग जाएगा। यानी कि ऑल इन ऑल डायसन स्फीयर या डायसन स्वार्म जैसा ही कोई एडवांस्ड मेगा स्ट्रक्चर बनाना और उसकी मदद से स्टार की एनर्जी को निचोड़ना फिलहाल के लिए हमारे लिए ही क्या, किसी भी एलियन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही मुश्किल अपीयर हो रहा है। और इसी वजह से ज़्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि 2015 में जो टैबी स्टार डिम नज़र आ रहा था वो मोस्ट प्रोबेबली किसी डायसन स्फीयर की वजह से नहीं बल्कि किसी डस्ट क्लाउड की वजह से शायद डिम दिख रहा हो। आफ्टर ऑल ऐसा ही कुछ सिमिलर रिसेंटली बेटलगुइज के साथ भी हो चुका है। इसके केस में भी शुरुआत में कहा जा रहा था कि वो अननेचुरली डिम हो रहा है, बट बाद में पता चला कि उसके डिम होने के पीछे एक बड़ा सा डस्ट क्लाउड था जो उसे ढक रहा था। पर चलो मान भी लेते हैं कि समहाउ फ्यूचर में हम इतने एडवांस हो चुके हैं, तब क्या तब भी विल इट बी वर्थ आवर एफर्ट्स? क्योंकि कुछ साइंसदानों के मुताबिक सिर्फ मरकरी से मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने में ही हमें इतनी एनर्जी लगेगी कि सन से मिलने वाली आधी एनर्जी हम उसी काम में खर्च कर देंगे। और इसी काम में अगर हम मार्स से भी मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करने की एनर्जी को भी जोड़ दें तो डायसन स्वार्म से मिलने वाली एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी उसे बनाने में खर्च हो गई होगी। ये ऐसा ही हुआ जैसे आपको कोई 20,000 रुपये दे रहा हो लेकिन उसे पाने के लिए आपको 40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। दिस जस्ट मीन्स कि हम इस पूरे प्रोसेस में जितने एफर्ट्स लगा रहे हैं उसके मुकाबले मिलने वाला रिजल्ट्स एनर्जी इकोनॉमिक्स के हिसाब से कम प्रॉफिटेबल, कम फायदेमंद होगा। बट येस, ऐसा भी हो सकता है कि हम ये एनर्जी इकोनॉमिक्स हमारे करंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बेसिस पर कैलकुलेट कर रहे हैं और आगे एडवांसमेंट के साथ हम एनर्जी एक्सट्रैक्शन को एक्सपोनेंशियली और एफिशिएंट बना पाएंगे। स्टिल आवर आइडिया इज इन अ वेरी इनिशियल स्टेज, राइट? और आप ही सोचो, अगर हर कोई सिविलाइजेशन इनोवेटिव आइडियाज़ को इनिशियली सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के तराजू में ही तोलती तो आज जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशंस बन पाए हैं वो कभी बन ही ना पाते। मिसाल के तौर पर स्पेस एक्सप्लोरेशन को ही ले लो। आज से 4000 साल पहले आउटर स्पेस में कदम रखने का आइडिया सिर्फ एक किताब तक ही महदूद था और अगर साइंटिस्ट उसे प्रॉफिट और लॉस के तराजू में तोलते तो आज भी यह आइडिया सिर्फ किताबों तक ही महदूद होता। लेकिन फॉर्चुनेटली उस वक्त कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस आइडिया को प्रॉफिट और लॉस के इक्वेशन के तौर पर देखने के बजाय एक्सप्लोरेशन और नॉलेज हासिल करने के मोटिवेशन से उस पर एक्ट किया और इसीलिए स्पेस ट्रैवल आज पॉसिबल हो पाया। अब ऑफ कोर्स ऐसे भी कई आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं स्ट्रेट आउट ऑफ साइंस फिक्शन जो प्रैक्टिकली फिजिक्स के कायदे कानून के हिसाब से ही पॉसिबल नहीं होते। फिर भी कई लोग ओवर एम्बिशियस होकर इसमें पैसा और टाइम बर्बाद करके एंड में कुछ हासिल नहीं कर पाते। दैट मीन्स साइंटिफिक इन्वेंशन और साइंटिफिक ब्लेंडर में काफ़ी थिन लाइन है जिसे समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही वजह भी है कि डायसन स्फीयर के इस कॉन्सेप्ट को उन कई आइडियाज़ में गिना जाता है जो फिक्शन और रियलिटी के आर्गूमेंट से कई सालों से गुजर रहे हैं। डायसन स्फीयर के आइडियाज़ की तरह कुछ ख्वाब ऐसे भी हैं जो साइंस फिक्शन से हकीकत की तरफ सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये ख्वाब किसी मशीन के बारे में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के बारे में हैं। ज़रा सोचो, मटर के दाने जितने छोटे लैब में बने मिनी ब्रेन्स जो चुटकी बजाते ही कोई भी चीज़ सीख लें। ये ब्रेन्स 2 दिन की ट्रेनिंग में सैकड़ों मुख्तलिफ आवाज़ों को पहचानना सीख गए, वो भी हैरानकुन एक्यूरेसी के साथ। तो क्या अगला कदम ये हो सकता है कि हम अपने दिमाग में एक नया ब्रेन इंस्टॉल कर लें और फिर सिर्फ चंद दिनों में कोई भी टैलेंट, कोई भी हुनर डाउनलोड कर लें? लेकिन अगर हम ऐसा करें तो क्या हमें इसके बदले अपनी यादाश्त, जज्बात या क्रिएटिविटी कुर्बान करनी पड़ेगी? ये सब जानने के लिए अब इस वीडियो पर क्लिक करो। क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड डिसाइड इफ़ यू आर रेडी टू अपग्रेड योर माइंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।